सभी को नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल पर। तो देखिए, आज हम लोक नीति के भीतर लोक नीति के प्रकार और लोक नीति को प्रभावित करने वाले कारकों के विषय में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। लोक नीति के प्रकार। लोक नीतियाँ विभिन्न प्रकार की होती हैं। मुख्यतः इनके प्रकारों का भेद अलग अलग मुद्दों पर आधारित है। तात्विक अथवा सारंगत नीतियाँ। तात्विक नीतियाँ व विकास समाज की आवश्यकता अनुसार होता है। इन नीतियों का सूत्रीकरण संविधान के स्वरूप को ध्यान में रखते हुए सामाजिक आर्थिक कठिनाइयों को एवं समाज की नैतिक मांग को ध्यान में रखते हुए होता है। ये नीतियाँ किसी वर्ग विशेष से संबंधित न होकर पूरे समाज के विकास से संबंधित होती हैं। शिक्षा प्रबंध एवं रोजगार के अवसर, आर्थिक स्थिरीकरण, विधि और व्यवस्था बनाए रखना आदि इसके परिणाम हैं। तो देखिए, जो तात्विक अथवा सारंगत नीतियाँ होती हैं ना, ये वो नीतियाँ होती हैं जो कि पूरे समाज को, ठीक है, पूरे समाज को ध्यान में रखकर बनाई जाती हैं। ठीक है, पूरे समाज के हित के लिए बनाई जाती हैं। इसमें किसी जाति विशेष का कोई प्रावधान नहीं होता। ठीक है जी, नॉर्मल सी बात, बस आप इतना समझिए कि समाज कल्याण के लिए होती है और समाज में जो एक बड़े वर्ग के लिए हो या छोटे वर्ग के लिए हो, इससे कोई मतलब नहीं है। ये पूरे समाज के लिए बनाई जाती है। ठीक है, सभी वर्ग, जाति, धर्म इत्यादि के लिए बनाई जाती है। ठीक है, इसके अंदर शिक्षा प्रबंध आ जाता है, रोजगार के अवसर आ जाते हैं, आर्थिक स्थिरता आ जाती है। ठीक है, इत्यादि के इसके परिणाम होते हैं। और इसको बनाते समय ना, जो समाज होता है वो उसकी मांगों को देखा जाता है कि आखिर अभी समाज के द्वारा क्या मांग उठाई जा रही है। ठीक है, और देखा जाता है कि जो ये मांग उठाई जा रही है, क्या वो संविधान के रूप में ठीक है या नहीं है। ठीक है, संविधान को ध्यान में रखते हुए और समाज की मांग को ध्यान में रखते हुए नीतियों का निर्माण किया जाता है। तात्विक नीतियाँ उन्हें कहते हैं। ठीक है जी, चलिए आगे चलते हैं। दूसरी, नियंत्रक नीतियाँ। तात्विक नीतियों का संबंध व्यापार, व्यवसाय, सुरक्षा, उपाय, जनोपयोगी आदि के नियंत्रण से है। इस प्रकार का नियंत्रण सरकार की ओर से काम करने वाली स्वतंत्र संस्थाएं करती हैं। भारत में जीवन बीमा निगम, भारतीय रिजर्व बैंक, हिंदुस्तान इस्पात, राज्य विद्युत परिषद, राज्य यातायात निगम, राज्य वित्त निगम आदि संस्था नियंत्रक क्रियाओं में जुटी हुई हैं। इन सेवाओं से संबंधित सरकार द्वारा बनाई गई नीतियाँ वह संस्थाएं हैं जो यह सेवाएं प्रदान करती हैं, नियंत्रक नीतियाँ कहलाती हैं। तो देखिए, जो ये नियंत्रक नीतियाँ हैं ना, जो तात्विक नीतियों का संबंध होता है व्यापार, व्यवसाय, सुरक्षा इत्यादि के सामाजिक कार्यों से होता है ना, उन सामाजिक कार्यों, उन क्षेत्रों के ऊपर जो नियंत्रण करती हैं नीतियाँ, उन नीतियों को हम नियंत्रक नीतियाँ कहती हैं। ठीक है, और ऐसा समझिए, जो ये सेवाएं प्रदान करती हैं, ठीक है, और ऐसी जो नीतियाँ होती हैं ना, नियंत्रण करने वाली, सेवाएं प्रदान करना इत्यादि पे जो नीतियाँ बनाई जाती हैं, उनको हम नियंत्रक नीतियाँ कहते हैं। ठीक है जी, नॉर्मल सी भाषा में आप ऐसे समझिए, जो तात्विक नीतियाँ होती हैं उसके अंदर जो क्षेत्र आते हैं, ठीक है, उन क्षेत्रों के ऊपर जो नीतियाँ बनाई जाती हैं, ठीक है, उसको हम नियंत्रक नीतियाँ कहते हैं। ठीक है जी, जैसे मान लीजिए, जो सरकार के द्वारा कुछ संस्थाएं हैं जो इन कामों को इस तरीके के नियंत्रण करती हैं। जैसे भारत में आप बीमा निगम देखते हो, ठीक है, भारतीय रिजर्व बैंक देखते हो, हिंदुस्तान इस्पात देखते हो। ठीक है, ऐसी जो संस्थाएं होती हैं, ठीक है, यही इन नियंत्रण क्रियाओं का काम संभालती हैं। ठीक है, मैं आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। चलिए आगे चलते हैं। अब बात करते हैं हम वितरक नीतियों की। वितरक नीतियाँ संपूर्ण समाज के लिए ना होकर केवल समाज के विशिष्ट वर्गों के लिए होती हैं। ये माल के अनुदान के क्षेत्र में, लोक कल्याण अथवा स्वास्थ्य सेवाएं आदि के क्षेत्र में हो सकती हैं, जैसे प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम, खाद्य सहायता, इंदिरा महिला योजना, टीका शिविर इत्यादि। तो देखिए, इसमें बस ये बताया गया, जो वितरक नीतियाँ होती हैं ना, वो नीतियाँ पूरे समाज के लिए नहीं है, वो किसी वर्ग के लिए, किसी विशेष वर्ग के लिए या किसी विशिष्ट वर्ग के लिए होती हैं। ठीक है, उदाहरण के लिए आप ऐसा समझिए कि मान लीजिए किसी विशेष वर्ग को कोई चीज़ है जो उपहार में देनी है,
ठीक है, किसी विशेष वर्ग के लिए कोई लोक कल्याण का कार्य करवाना है, ठीक है, किसी विशेष वर्ग के लिए आपको स्वास्थ्य सेवाएं खुलवानी है, ठीक है। अब मान लीजिए उदाहरण देता हूँ मैं आपको ऐसा कि बूढ़े बड़े जो लोग हैं ना, प्रौढ़ लोग हैं, उनके लिए आप शिक्षा का कार्यक्रम चला रहे हैं, ठीक है। कहीं पर बाढ़ इत्यादि आ गई है या कहीं पर ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे खाने की पूर्ति नहीं है, तो वहाँ पे आप खास सहायता उपलब्ध करा रहे हैं, ठीक है। कोई क्षेत्र है जहाँ पर डॉक्टर वगैरह ज़्यादा नहीं है, हॉस्पिटल ज़्यादा नहीं है, ठीक है, तो वहाँ पर थोड़ी सी आप स्वास्थ्य सेवाएं दे रहे हैं, ठीक है। छोटे छोटे बच्चे हैं जिनको टीका नहीं मिल पा रहा, तो आप टीका शिविर लगवा रहे हैं, तो किसी विशेष वर्ग के लिए काम हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो इन्हीं को हम वितरक नीतियों के भीतर लेते हैं। मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे चलते हैं। तो अब हम बात करते हैं पुनः वितरक नीतियों की। इनका संबंध नीतियों की पुनः व्यवस्था से है जो मूल्य सामाजिक एवं आर्थिक परिवर्तन लाने से संबंधित होती हैं। कुछ कल्याण सेवाएं एवं सार्वजनिक माल का वितरण समाज के विशिष्ट वर्गों में बेमेल होता है, अतः ऐसी सेवाओं एवं माल को पुनः वितरक नीतियों द्वारा सीमित किया जाता है। तो देखिए इनमें क्या है, जो समाज के अंदर जो नीतियाँ स्थापित की गई हैं, ठीक है, उन नीतियों को दोबारा से लाना, ठीक है, उनको पुनः व्यवस्थित करना, ये है पुनः वितरक नीतियाँ, ठीक है। और ये जो नीतियाँ होती हैं ये समाज कल्याण से और आर्थिक परिवर्तन से संबंधित होती हैं। आपको एक उदाहरण के तौर पर समझाता हूँ, उसको ध्यान से सुनिए। सपोज़ कीजिए कहीं पर बहुत ज़्यादा कोरोना फैल गया है, ठीक है, और वहाँ पर ना सैनिटाइज़र की ज़रूरत है, ठीक है। सरकार ने क्या करा, गलती से माल भेज दिया मास्क का, ठीक है, बहुत ज़्यादा मास्क दे दिए और सैनिटाइज़र नहीं दिया। तो सरकार ने उन नीतियाँ बनाई उन लोगों की मदद करने के लिए, ठीक है, उनको माल पहुँचाने के लिए, ठीक है, लेकिन माल किस चीज़ का पहुँचा दिया, गलती से मास्क का पहुँचा दिया। ज़रूरत किसकी, सैनिटाइज़र की थी, ठीक है। तो इसको दोबारा से व्यवस्थित किया जाएगा। तो इसी जब ये व्यवस्थित करके दोबारा से और उन्हें सैनिटाइज़र दिया जाएगा ना, उसको हम पुनः वितरक नीतियाँ कहते हैं। मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। और अगर आपको और आसान तरीके से समझना है तो आप ऐसा समझिए, जो सेवाएं होती हैं, ठीक है, या फिर समझिए जो माल इत्यादि का वितरण होना होता है, ठीक है, उसको दोबारा से व्यवस्थित कर पुनः वितरण किया जाता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो होती हैं ना, ये सारी चीज़ें वितरक नीतियों के अंदर ही होती हैं, ठीक है जी। चलिए आगे चलते हैं। पूंजीकरण नीतियाँ। पूंजीकरण नीति के अंतर्गत राज्यों एवं स्थानीय सरकारों को यूनियन सरकार द्वारा आर्थिक सहायता प्राप्त होती है और यदि आवश्यकता हो तो यह सहायता अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों को भी प्रदान की जा सकती है। तो देखिए इसके अंदर क्या है ना, इसके अंदर जो स्थानीय सरकारें होती हैं हमारी, जो राज्य की जो सरकारें होती है ना, उनको सहायताएं प्रदान की जाती हैं किसके द्वारा, केंद्र सरकार द्वारा, ठीक है। और अगर आवश्यकता पड़े तो ये किसी विशेष क्षेत्र को भी प्रदान की जा सकती हैं। उदाहरण के तौर पे आप ऐसे समझिए, जैसे कोरोना आया था तो सभी राज्यों को कहीं ना कहीं ऑक्सीजन की आवश्यकता थी और हमारे देश में ऑक्सीजन की कमी हो रही थी, ठीक है। तो उसके लिए केंद्र सरकार की ये जिम्मेवारी बनती है कि वो राज्य सरकार और स्थानीय सरकारों को ऑक्सीजन उपलब्ध कराएं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर राज्य सरकार और स्थानीय सरकारों की जिम्मेवारी है कि उनको ये जानकारी केंद्र को समय पर देनी होगी। आपको पता हो तो दिल्ली पे इसी चीज़ को लेके एक्शन उठा था कि आपने पहले क्यों जानकारी नहीं दी, आप जब बिल्कुल समय आ गया, सब चीज़ें ख़राब हो गई, तब आपने जानकारी क्यों दी। आपको पहले बताना चाहिए था कि ऑक्सीजन की कमी हो सकती है, ठीक है। और इस कारण हमारे जो दिल्ली है इसमें बहुत सारे लोग मारे गए थे, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ क्योंकि मैं उस टाइम पे ना वॉलंटियर था, ठीक है, एक वॉलंटियर के तौर पे काम कर रहा था। तो उस टाइम पे मैंने हॉस्पिटलों में इतनी लाशें दिखी थी जितने ज़िंदा लोग चलते नहीं दिखे थे जी, ठीक है। तो इस वजह से मुझे मालूम है उस वक्त दिल्ली की बहुत ज़्यादा ख़राब हालत थी, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं। तो देखिए अब हम बात करेंगे लोक नीति निर्माण को प्रभावित करने वाले तत्व, ठीक है। सबसे पहला है विचारधारा। जैसी विचारधारा के लोग सरकार में होते हैं वैसी ही विचारधारा का लोक नीति पर विचार दृष्टिकोण होता है। भारत में अनेकों विचारधारा से जुड़े राजनीतिक दल हैं जो अपनी अपनी विचारधारा से कार्यरत हैं, लेकिन जब गठबंधन होता है तो यह कुछ कॉमन मुद्दों पर एकत्रित होकर नीतियां बनाने का प्रयास करते हैं।
तो देखिए यहाँ पर विचारधारा जो है सबसे ज़्यादा प्रभावित करती है लोक नीति को। कैसे? मान लीजिए सरकार आई हिंदूवादी, तो उसकी नज़रों में सबसे बड़ी प्राथमिकता होती है हिंदू, ठीक है। सरकार आई मुस्लिमवादी, तो उसकी प्राथमिकता होती है मुस्लिम्स, ठीक है। सरकार आ गई है आम वाली, आप देखो ना आम जनता पार्टी जो आ गई है, अब इनका क्या है, इन्होंने नया मुद्दा खड़ा किया है कि आम लोग, ठीक है, जो आम लोग हैं केवल वही हमारे साथ आएंगे, ठीक है। वैसे जो हिंदू वाली पार्टी है वो क्या कहती है, केवल हिंदू लोग हमारे साथ आएंगे। उसी तरीके कोई मुस्लिमवादी पार्टी आती है तो क्या कहती है, केवल मुस्लिमवादी पार्टी आएगी। लेकिन सपोज़ कीजिए यहीं पर हिंदूवादी के लोग जुड़ गए, ठीक है, कुछ लोग आम पार्टी के जुड़ गए, ठीक है, कुछ लोग आपकी मुस्लिम पार्टी के जुड़ गए, तो ये लोग क्या करेंगे, ये लोग गठबंधन बना लेंगे। गठबंधन बनाने के बाद में किसी कॉमन मुद्दे को लेंगे जिसको पूरी जनता चाहती है, ठीक है, तो वहाँ पर नीति अच्छी बनती है। यहाँ पर यह बताया गया है। तो विचारधारा का बहुत गंदा प्रभाव पड़ता है लोक नीति के ऊपर। मैं आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। चलिए आगे चलते हैं। दूसरा है जनमत। जनमत का दबाव भी लोक नीति निर्माण में अपनी भूमिका अदा करता है, चाहे पर्यावरण का मुद्दा हो या अधिकार का मुद्दा हो या शोषण का मुद्दा हो। नीति निर्माण में जनता की सक्रियता और प्रभाव तभी संभव है जब जनता जागरूक हो। तो देखिए लोक नीति को प्रभावित करने वाला दूसरा कारक बताया है जनमत। तो जनमत में क्या है, जो जनता होती है ना, जनता जिस क्षेत्र में चाहे उस क्षेत्र में परिवर्तन करवा सकती है, ठीक है, सब कुछ जनता के हाथ में है। आप खुद ही उदाहरण के लिए देख लीजिए चिपको आंदोलन, ठीक है, चिपको आंदोलन में पर्यावरण को बचाने के लिए महिलाओं ने आवाज़ उठाई, ठीक है, और देख लीजिए पर्यावरण के लिए वहाँ पर सकारात्मक कार्य हुआ। उसी तरीके से भाषा पर आधारित पहला राज्य बना। क्यों बना भाई? कहीं ना कहीं जनता और वो नेता जो थे रामुलु पुट्टी जी, जिन्होंने 56 दिन का अपना आंदोलन चलाया था और वहाँ पर उनकी मृत्यु हो गई थी। मृत्यु के पश्चात ही आंध्र प्रदेश एक भाषा आधार पर राज्य बना था और उसी के साथ भी और राज्यों ने भी आवाज़ उठाना स्टार्ट कर दिया था, ठीक है। तो यहाँ पर यही बताया गया है, जो जनमत होती है ना, जनमत का दबाव भी लोक नीति में एक सकारात्मक और नकारात्मक दोनों भूमिका अदा करता है, ठीक है। अच्छे काम के लिए तो अच्छे भी होते हैं, गलत काम के लिए गलत भी होता है, ठीक है। अगर मान लीजिए भारत में एक कानून बनाया जाए, ठीक है, जो कि महिलाओं की सेफ्टी के लिए हो, ठीक है, गरीब लोगों की सेफ्टी के लिए हो, तो वो कहीं ना कहीं सकारात्मक रूप में है। और वहीं आप ये देखिए जो अतीक अहमद है, ये अभी मरा है जो, ठीक है, कुछ लोग इसके लिए कैंडल मार्च निकाल रहे हैं, जैसा पता नहीं कितना ही अच्छा आदमी था। 101 परिवारों को उजाड़ दिया इसने, ठीक है। अब क्या अच्छा आदमी था ये? पता नहीं कैसे कैसे मूर्ख लोग हैं धरती पे, समझ में नहीं आता है जी। अब आप खुद देखो, ये जनमत जो होता है ना, ये सकारात्मक रूप में भी हो सकता है, नकारात्मक रूप में भी हो सकता है, ठीक है। मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे चलते हैं। सरकार की छवि। प्राय सभी सरकारें जनता में अपनी छवि को लेकर सचेत रहती हैं। कई बार सरकार नीति को इस प्रकार बनाती है कि उनकी छवि खराब ना हो। तो देखिए जी, ये एक बहुत सकारात्मक तत्व है। क्यों? देखो हर सरकार चाहती है कि हम जनता के लिए अच्छा करें ताकि हमारी बार बारी सरकार बने। वो बात अलग है, कभी कभी जो सोचा होता वो होता है नहीं, ठीक है। और सब जनता जो है गलत समझ लेती है, क्योंकि जनता जागरूक नहीं है ना, हमारी जनता इतनी पढ़ी लिखी नहीं है, उसको ये चीज़ें समझ में नहीं आती, ठीक है। उदाहरण के तौर पे आप ऐसा समझिए, मोदी जी ने अभी ये कृषि कानून निकाले थे, इसमें कहीं ना कोई कुछ अच्छाई भी होगी, ठीक है, जनता को समझ में नहीं आई वो। वहीं जैसे हमारे ये अग्निपथ जो चला है, ठीक है, आर्मी की भर्ती के लिए, इसमें भी क्या है ना, ये सकारात्मक भी है नकारात्मक भी है, लेकिन मेरी नज़रों में नकारात्मक ज़्यादा है। क्यों? आप देखिए जो नेता लोग होते हैं उनकी पेंशन आप बढ़ा रहे हैं, ठीक है, और जो आर्मी के लिए बच्चे जा रहे हैं बड़े पढ़ लिख के इतनी मेहनत कर करके, ठीक है, उनकी आप पेंशन घटा देते हैं, उन्हें इतनी जल्दी निकाल देंगे 4 साल के भीतर। तो ऐसा नहीं है, अगर कटौती करनी है तो दोनों में करो, नेताओं में भी करो, है ना, तभी तो अच्छा चलेगा। लेकिन ऐसा नहीं है, तो यहाँ पर ये कहीं नकारात्मक भी रूप लेता है और सकारात्मक भी रूप लेता है। लेकिन सरकार क्या होती है, अपनी छवि को अच्छा बनाने के लिए वो हमेशा ये प्रयत्न करती है कि किसी भी प्रकार से ऐसी नीति ना बने जिससे जनता को नुकसान हो, ठीक है, वो इस चीज़ से बचती है। तो कहीं ना कहीं ये सकारात्मक है, ठीक है। हालांकि कभी कभी इफ़ेक्ट जो पड़ते हैं नेगेटिव पड़ जाते हैं। हम लोग वर्तमान की चीज़ों को देखकर
भविष्य का अनुमान लगा लेते हैं। ठीक है जी, मैं आशा करता हूँ आपको समझ आ रहा होगा। चलिए आगे चलते हैं। बाहरी दबाव। सरकार की नीतियों पर बाहरी देशों का या अंतर्राष्ट्रीय दबाव भी कार्य करता है। जैसे 90 के दशक में निजीकरण एवं उदारवादी आदि को लागू करने में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष एवं विश्व बैंक का दबाव था। तो देखिए जी, जो बाहरी दबाव होता है ना, ये भी कहीं ना कहीं लोक नीति में एक सकारात्मक और नकारात्मक दोनों भूमिकाएं निभाता है। कैसे, एक एक उदाहरण देता हूँ, आप ऐसे समझिए। जैसे पाकिस्तान है, पाकिस्तान में क्या है, बहुत ज़्यादा ही आतंकवादी गतिविधियाँ हो रही हैं। इसके लिए कहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर से भी दबाव उठा, हमारी तरफ से भी दबाव उठा और अन्य देशों की तरफ से भी दबाव उठा। इस वजह से उसके ऊपर काफ़ी सारे कानून लागू किए गए। ठीक है, और उसे रोकने को और समझाने का प्रयास किया गया कि भाई जो आतंकवादी गतिविधियां हो रही है ना तुम्हारे क्षेत्र से, इसको रोकने का प्रयास कीजिए, अपनी आर्मी से कहिए कि इसको रोकें, और अगर नहीं रोक पा रहे हैं तो हमें बताइए, हम रोक देते हैं। ठीक है, तो ये एक सकारात्मक रूप में था। नकारात्मक रूप के लिए आप खालिस्तान को ले लीजिए। क्या हो रहा है, विदेशों में कुछ खालिस्तानी सपोर्टर्स हैं, ठीक है, वो हम पे दबाव डालने की कोशिश कर रहे हैं। अब कोई खेल थोड़ी है भाई, ऐसे ही तुम किसी देश में से किसी क्षेत्र को निकाल के बाहर फेंक दोगे, ऐसा थोड़ी चलता है। ठीक है, और दूसरी बात ये, वो हमारे सिख नहीं कर रहे। आप अगर जाने देखें तो आपको पता चलेगा वो नकारात्मक रूप में क्यों आ रहा है। वो नकारात्मक रूप में इसलिए आ रहा है क्योंकि वो पाकिस्तान की तरफ से जो सिख हैं, ठीक है, वो इन चीज़ों को बढ़ावा दे रहे हैं, हमारी तरफ से नहीं दे रहे। जैसे लाल किले पर तिरंगे का अपमान किया गया, ठीक है, किसानों वाला मुद्दा चल रहा था, वो कहीं से भी हमारे देश के किसानों ने नहीं किया था, हमारे देश के सिखों ने नहीं किया था। आप देखें तो उसमें क्या कहते हैं, जब तिरंगा हटाया गया, तिरंगा हटाने के बाद खालिस्तान का झंडा फहराया गया था, तो वहाँ पर खालिस्तानियों की करतूत थी। ठीक है, वहाँ पर कहीं से भी हमारे देश के लोगों की करतूत नहीं थी। हमारे देश ने तो बिल्कुल शांतिपूर्वक आंदोलन किया था। तो इस प्रकार ये नकारात्मक भी हो सकता है। तो चलिए, मैं आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी और समझ भी आई होगी। ठीक है जी, चलिए, धन्यवाद।